हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हो आप लोग? तो आ गए हम आज विजयास्त्र का फर्स्ट लेक्चर लेकर। तो कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब बताओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप सो गए थे क्या, कहाँ थे आप? नहीं भाई, सोया नहीं था। सोएंगे तो अपन 9 मार्च के एग्जाम के बाद सोएंगे सब, ठीक है। 9 मार्च के एग्जाम के बाद ही सोएंगे। मैथ्स का टीचर तो भाई तुम्हारा 9 मार्च के एग्जाम के बाद ही सोएगा। ठीक है, तो टीचर देखो, टीम पूरी वन शॉट आपके लिए लेकर आ गई है। ठीक है, आज से इसका विजयास्त्र स्टार्ट करेंगे, विजय आरंभ करेंगे इसका। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है, उसका वन शॉट आ चुका है आपके सामने। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो टीचर देखोगी पूरी टीम विजयास्त्र के साथ जुड़ चुकी है आपके। तो माई सेल्फ कमल गुलवानी, मेरे बारे में थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, कमल गुलवानी, आपके कमल सर, आपके प्रिय कमल सर, जो मैथ्स का वन शॉट लेकर आ चुके हैं। डे 1 हमारा स्टार्ट होगा आज। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन फंक्शन का। तो इसके बारे में हम जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारी डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ समझेंगे कि क्या क्या करने वाले हम इस लेक्चर में। जीरो से हीरो बनेंगे। तो देखते रहिए आप इस लेक्चर को। बिल्कुल भी आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं आता, तो आप ये 10 से 12 दिन जो भी होने वाले हैं वो सब दे दीजिए, आपको मजा आ जाएगा, आपका पूरा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी टॉपिक लगाओ, कोई भी क्वेश्चन लगाओ, आपसे सब कुछ लग जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी, जो हमारी 11th क्लास में हमने डिस्कस करनी है, जो यहाँ पर काम आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमको क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर सिंपली क्या होता था? ऑर्डर्ड पेयर होता था ए के ऊपर बी टाइप का कोई भी एलिमेंट हो, लाइक इस तरीके से। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल देखो, डेप्थ जो जरूरत होगी हमको, उस चीज को हम डेप्थ में लेके जाएंगे। ठीक है, जिस चीज की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको हम ऊपर ऊपर से समझेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था? ए कोमा बी टाइप का जो भी एलिमेंट है हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा कहाँ से आता था? फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता था? फर्स्ट सेट में से आता था। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ से आता था? फर्स्ट सेट में से आता था। ठीक है, सेकंड वाला एलिमेंट कहाँ से आता था? सेकंड सेट, समझ में आया? सेकंड सेट में से आता था। यह होता था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता था? ऑर्डर्ड पेयर, समझ में आया? ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। वैसे ही अगर मैं इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखूं, 3 सेट अगर मैं ले रहा हूं, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट में से, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड सेट में से, तो इसको क्या बोलता था मैं? ऑर्डर ट्रिपलेट बोलता था। क्या बोलता था? ऑर्डर ट्रिपलेट। हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सर क्या होता है, एक बार आप वो भी समझा दीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई दो सेट होंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे, समझ में आ रहा है? कोई दो सेट होंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे। सपोज करो पी सेट दिया हुआ है हमको 1, T, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से एक सेट दिया हुआ है। क्यू सेट हमको क्या दिया हुआ है? A, B दिया हुआ है। ठीक है, A, B दिया हुआ है। अब इन दोनों सेटों के बीच में जितने भी तरीके के मैं ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, उसका सेट क्या हो जाएगा? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कोई दो सेट है, उनके बीच में जितने भी तरीके के मैं ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, उन ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट मान के उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू सेट। समझ में आया? तो इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूँ? P क्रॉस Q से। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। सेट हमने क्या लिया है? P सेट हमने लिया था 1, 2, 3। समझ में आया? Q सेट हमने क्या लिया है? A, B। तो इनके बीच में मैं कितने तरीके के सेट बना पा रहा हूँ? कितने तरीके के सेट बना पा रहा हूँ? P क्रॉस Q। P क्रॉस Q क्या हो जाएगा हमारा? 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A और 3, B। ये हमारा हो जाएगा हमारा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एमसीक्यू वगैरह जो भी है, कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाले? ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाले? अब मान लो बहुत, अभी तो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे। ठीक है, इसलिए हमारे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा छोटा बन गया। सपोज बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसमें, या फिर अननोन एलिमेंट की फॉर्म में दे दे, लाइक इसको दे दे m, इसमें दे दे हमको n एलिमेंट। तो हम कैसे निकाले? आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, इसमें 2 थे। ये 3 इन दोनों के साथ ऑपरेट कर रहे थे, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 एलिमेंट आ गए। तो मैं इनडायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन P एंड Q मतलब दो सेट,
तो हम क्या बोलेंगे, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी है m, नंबर ऑफ एलिमेंट है qn, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन p क्रॉस q में क्या होंगे, m इंटू n। अरे आया नहीं आया समझ में सबको, अरे आया नहीं आया, हाँ ना बोलो भाई मेरे, अरे हाँ ना बोलो भाई, सबको समझ में क्लैरिटी आ गई। ठीक है, m इंटू n बोल सकता हूँ। अभी यहाँ पर क्या थे, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट थे, टोटल कितने आए हमारे, 3 इंटू 2, टोटल कितना है 3 इंटू 2, तो कितने हो गए 6। समझ में आया सबको। ठीक है, जो भी अपने काम की चीजों की सारी अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, A to Z जो भी होगा, आपको इस लेक्चर के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ क्वेश्चंस लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई सबको। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो चीजें मैंने बताई है सारी की सारी यहाँ पे लिख के दे दी है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नया तो नहीं दिया हुआ, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element are equal and the second element are also equal। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, a1 b1, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर इसके इक्वल है a2 b2 के, 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ से कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू b1 और a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b2। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब आपसे मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक कि x प्लस 1 y माइनस 1 की वैल्यू सर 2 3 के इक्वल है, तो बताओ x y की वैल्यू क्या होगी, बताओ। क्या ये बता नहीं सकते, क्या इससे चिंदी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता सर, इसको तो हम बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 1। सिमिलरली y माइनस 1 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 4। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमने इजीली निकाल दी, बिल्कुल चिंदी सी चल रही है। और कुछ बच्चे सर बोल रहे हैं कि सर इतना इजी मत पढ़ाओ, थोड़ा लेवल उठाओ। बेटा अभी तुम देखते जाओ, ठीक है, तो तुम सीबीएसई वाले बच्चे हो, फिर भी अपन अच्छा लेवल उठा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर करेंगे। उन बच्चों को भी पढ़ने दो जिनको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अपन को पूरा सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है इस लेक्चर में, एक एक चीज देखेंगे। सेकंड क्या है, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b, देन देयर विल बी p q एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। ये हमने डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल कर दिया था सर, हमने ये डिस्कस कर लिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट की हमने बात कर ली। थर्ड क्या दिया है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर a और b इज इनफाइनाइट सेट। इसके कहने का मतलब ये है कि इन a और b सेट में से किसी में भी अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट ही आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या आएंगे, इनफाइनाइट ही आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, इनफाइनाइट ही आएंगे। m इंटू एन, अगर m या n में से कुछ भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएंगे, बिल्कुल इनफाइनाइट आएंगे। अब ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली थी, ट्रिपलेट वाली बिल्कुल कर ली थी। ठीक है, a क्रॉस a 3 सेट है, a b c है, तो हेयर a b c इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन अपना कॉन्सेप्ट रिलेशन का। क्या स्टार्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है वो स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन के बारे में आपको सबको आइडिया है क्या होता है रिलेशन, ठीक है, सबको पता है। फिर भी एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं, बैक स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें डिस्कस कर लेता हूँ रिलेशन क्या होता है, पहले समझा देता हूँ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जितने भी तरीके के सबसेट में बना सकता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, जितने भी सबसेट में बना सकता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, उनका एक सबसेट क्या हो जाएगा, उनका कोई भी सबसेट क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कंडीशन क्या दी हुई है हमको। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है ए, सपोज करो 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है। बी सेट हमको क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, मान लो चलो ए बी ही दिया हुआ है, चलो ए बी भी छोड़ो, आप एक बढ़िया सेट ले लेते हैं अपन। बी सेट अपन को दिया हुआ है 2 4 6 सपोज करो। ठीक है, 2 4 6 आया समझ में, अरे आया नहीं आया समझ में, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात आती है कि हमको एक रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट 2x इक्वल टू y। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है सच, और फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल x, कैपिटल x तो है नहीं, यहाँ पे a है, a एंड y बिलोंग टू b। समझ में आया, ये हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सबको पता है सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये रिलेशन क्या बनेगा कि भाई x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे 2। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को ये वाला 1 2 वाला पेयर मिल जाएगा। क्या 1 के साथ कुछ और मिलेगा क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2 4 के बारे में,
तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3,6 के बारे में तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, ये बन गया। अब बात आती है, ये हो गया क्या ये सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है सर। अगर मैं ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालूं, ए क्रॉस बी निकालूं, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या 3 एलिमेंट ये वाले आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। तो ये इसके सबसेट है, इसीलिए मैंने क्या बोला था, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये भी हमको बनाना आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए टू बी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ध्यान से सुनना। क्या बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए टू बी। ठीक है, या तो सेट दे देगा पूरा ए और बी, या फिर क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इतने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इतने गिवन है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए टू बी। आ रहा सबको समझ में? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे देखेंगे अपन? अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला तुमको, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनो। इसने क्या बोला कि रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब मैं जितने भी तरीके के सबसेट बना सकता हूं। क्या बोला मैंने? जितने भी सबसेट मैं इन दोनों सेट के बीच में बना सकता हूं। ठीक है, बना सकता हूं। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे बिटवीन ए टू बी। आया समझ में? फिर से सुन लो। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि मैं जितने भी मैं रिलेशन बना सकता हूँ, जितने भी मेरे सबसेट बन सकते हैं, वो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। जितने भी सबसेट बन सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सबसेट डिफरेंट रिलेशन बनाएगा। इसका मतलब मैं इसके ए क्रॉस बी के, किसके? ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर लूं, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर लूं, तो मैं मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, माय जॉब विल बी डन। इसका मतलब अब मैं क्या करता हूँ, इसके अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आ रहे थे हमारे? m इंटू एन आ रहे थे। और मेरे को पता है कोई भी सेट है उसके सबसेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर इसके मैं सबसेट फाइंड करूं, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे हमारे? 2 की पावर m इंटू एन। ठीक है, तो इसको एज अ थ्योरी अच्छे से लिखते हैं एक बार। मान लो सेट ए है, नंबर ऑफ सेट ए मतलब एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे क्या दिया हुआ है? m। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या दिया हुआ है हमारे? n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे? m इंटू एन। ठीक है, देन नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ सबसेट भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ रिलेशन, सब कुछ जो भी चीज होगी सारी निचोड़ के रख देंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारा? 2 की पावर। ये नोट कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट आ सकता है, ये डायरेक्ट आ सकता है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से देख लो, सब जल्दी से देख लो। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करो। भाई रुक जाओ, अभी आने दो टाइम, तब होगा इंक्रीज। ठीक है, मजा आने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखनी है सबको कुछ हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं। इसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है अपनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्या होता है? सिंपल सा कुछ भी नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कोमा ए बिलोंग टू आर है, मतलब ए कोमा ए बिलोंग टू आर मतलब रिलेशन में से अगर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है ए जो सेट में से आ रहा है, कोई भी एलिमेंट है जो सेट में से आ रहा है, मतलब ए सेट हमको दिया हुआ, सपोज करो 1, 2, 3, तो इसका अपने साथ, ये अपने साथ रिलेटिव होना चाहिए। मतलब अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, ये अपने से रिलेटेबल होना चाहिए। कोई रिलेशन डिफाइन है 1, 1, 2, 2 और 1, 3, ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए इसने क्या बोला है कि ए बिलोंग टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, हर एक ए के लिए जो सेट ए में से आ रहा है, हर एक एलिमेंट जो सेट ए में से आ रहा है, उसके लिए हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए? ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट सारे के सारे इसमें आने चाहिए। तो 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, लेकिन 3, 3 नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए हमको तीनों एलिमेंट चाहिए, उसके अलावा कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए मुझे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 आना चाहिए था। उसके बाद चाहे 1, 5 है, चाहे 3, 2 है, 1, 5 पॉसिबल ही नहीं है।
1,2 आ जाए, 3,2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। इसके बाद आता हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अगर कोई सेट है ए, अब इसमें फॉर एवरी वाला कंडीशन नहीं है, फॉर एवरी वाली कंडीशन नहीं है कि हर एक एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है। आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, ध्यान से सुन लो। क्या दिया हुआ है, A1 A2 बिलोंग टू ए, ठीक है, अगर A1 A2 बिलोंग टू ए है, मतलब कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो 1,3, अच्छा मान लो ए सेट दिया हुआ हमको 1,2,3, अगर हमारा 1,3 इसमें आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे 3,1 भी आना चाहिए। बिल्कुल सर 3,1 भी आना चाहिए। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, 3,1 भी बिल्कुल आना चाहिए और ऑल A1 A2 बिलोंग टू ए नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो 2,2 मिल रहा है तो इसका सिमेट्रिक पार्ट भी आना चाहिए, तो 2,2 का सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, 2,2 ही होगा। बिल्कुल ये वाला रिलेशन हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन टाइप में हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन हो चुका है। सिमिलरली ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर A1, A2 बिलोंग टू आर है और A2, A3 बिलोंग टू आर है, समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे A1 A3 भी इसमें आना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। A1, A3 भी इसके अंदर आना ही चाहिए तभी मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखो इसको, अच्छे से एक बार नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट करो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा इसको, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको मजा आने वाला है, वो बच्चे जो बोर हो रहे थे, भाई पेशेंस रखो, पेशेंस ही नहीं है तुम्हें, पेशेंस नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, पूरा लेक्चर देखो पेशेंस से, आराम से अच्छे से देखो, ठीक है, तभी मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर। आ रहा है समझ में? पेशेंस सब रखो। अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, आर बी द रिलेशन इन एल, डिफाइन एज। रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन भाई ये दिया हुआ है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? अरे रिलेशन क्या दिया हुआ सबको दिख रहा है क्या भाई, आर इक्वल टू L1, L2, L इज परपेंडिकुलर टू L2, अरे L इज परपेंडिकुलर टू L2 मतलब ऐसा कुछ है, अगर ये L1 है तो ये L2 होगी, इसको L1 मान ले भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं तो ऊपर वाले को L1 मानूंगा, मान लो। अच्छा तुमको परपेंडिकुलर नहीं दिख रही, भाई फील करना सीखो थोड़ा बहुत, तुम फील भी नहीं कर सकते, लो परपेंडिकुलर बना देते हैं तुम्हारे लिए, परपेंडिकुलर बिल्कुल परपेंडिकुलर बना देते हैं, उसको L1 रख देता हूँ, को L2 रख देता हूँ। अरे आया नहीं आया भाई समझ में? ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया ना भाई मैंने, अब तो खुश हो जा, अब तो खुश हो जा भाई, 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे, 90 डिग्री π/2, ठीक है। देख लो, आर L1 L2, L1 is perpendicular to L2, show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। अरे आया नहीं आया भाई, अब देख लेते हैं एक बार, आ जाओ भाई। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन क्या थी हमारी, L1, L1 या फिर L, L या फिर LM, LM कुछ भी, LM को L1, L1 बिलोंग टू R फॉर ऑल, फॉर एवरी L1 बिलोंग टू सेट, या फिर R जो भी तुमको करना है अच्छा लग रहा है वो। तो हर एक लाइन, ठीक है, दोनों की दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, अपने आप से रिलेटेड होनी चाहिए, तो एक दूसरे से नहीं अपने आप से रिलेटेड होनी चाहिए। तो क्या L1 को अगर इसमें डालूं मैं तो कंडीशन क्या है रिलेशन की, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अरे आया नहीं आया, क्या बोल रहा हूं, मान लो एक लाइन है L1, रिलेशन के अंदर डाली तो L1, L2, L1, L1 हो गया, ये क्या ये दूसरे से रिलेटेड है, नहीं है। L1 L1 से परपेंडिकुलर कैसे होगी, अबे L1 L1 से परपेंडिकुलर देखा गया, दो लाइन मतलब सेम ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, फिर वो लाइन सेम कैसे होगी। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में?
सेम लाइन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो सर, मूर्खता वाली बातें कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अरे चमक गया क्या? अरे चमका नहीं चमका? बिल्कुल सर चमक गया, बिल्कुल सर चमक चुका है। अगला बताओ, आप इतना टाइम वेस्ट मत करा करो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक वाला पार्ट। सिमेट्रिक वाला पार्ट आता है नेक्स्ट, देख लो ढंग से। सिमेट्रिक, नेक्स्ट क्या आता है अपना? सिमेट्रिक रिलेशन। इसको कैसे समझे सर? बिल्कुल देख लेते एक बार, ध्यान से सुनो। अगर L1 L2 कोई दो लाइन है, ठीक है, L1 L2 अगर कोई रिलेशन में आ रहा है, क्या L1 L2 अगर किसी रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सर बिल्कुल सीधा सा है कि L1 परपेंडिकुलर L2। अरे आया नहीं आया सबको समझ? L1 क्या है? L1 परपेंडिकुलर L2 है। बिल्कुल सर L1 परपेंडिकुलर L2 है, तभी इस रिलेशन में आएगा। तो भाई L2 L1 आएगा क्या यहाँ पे? जल्दी से बताओ, L2 L1 आ जाएगा क्या यहाँ पे? अरे बिल्कुल सर आएगा। जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 और L2 के बीच में 90 तभी तो परपेंडिकुलर है, तो L2 और L1 बोलो चाहे L1 L2 बोलो, बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या बोल रहा है? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें आ रहा है, उसका कन्वर्स पार्ट भी इसमें आएगा। अरे L3 L4 ले ले भाई, ये L3 हो गया, ये L4 ले ले। अगर ये इसमें आ रहा है L3 L4, लिखने में दिक्कत कैसे हो रही है यहाँ पे? L3 L4 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो L4 L3 भी आएगा। अरे L4 L3 भी तो परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सर होगा, L4 L3 भी होगा, L3 L4 भी होगा। अगर L3 L4 है तो L4 L3 भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बता रहे हो लाइन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे पैरेलल थोड़ी कर दोगे। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में सबको? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलो, अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब बात आती है किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात आती है। किसकी आती है? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको कैसे समझा जाए? ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो एक बार, इसको कैसे समझा जाए। ठीक है भाई, ठीक है, ये बढ़िया है यार, ये अच्छा चल रहा है। अब तक पता नहीं क्या कर रहा था मैं, जल्दी से देख लो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? अगर A कोमा B रिलेशन में है, B कोमा C है, तो A कोमा C भी आना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि ट्रांजिटिव है। समझ लेते, तभी मैं मानूंगा ट्रांजिटिव है। देख लेते एक बार। सर मैं बोल रहा हूं L1 परपेंडिकुलर L2 है, मान लिया भाई, तूने बोला है तो यही मान लेते हैं। आपने बोला है ना, मान लिया। सर मैं ये भी बोलूंगा L2 परपेंडिकुलर L3 है, बिल्कुल मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगली वाली मैं देखूंगा, अगली वाली चीज मैं देखूंगा, मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। समझ में आया? अगली वाली चीज मैं देखूंगा। अगर मैं ट्रांजिटिव तब बोलूंगा जब L1 L3 भी इसमें आ जाए, L1 L3 भी इसमें आ जाए। क्या देखते? चेक चेक चेक, लगाओ दिमाग। ठीक है, हर चीज को समझो, देखो और क्या करना है अपन को। ठीक है, L1 L2 अगर इसमें है, इसका मतलब सर कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, L1 ये हो गया, L2 ये हो गया। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब L2 L3 परपेंडिकुलर है, या तो L2 ऐसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी भाई, ऐसे ही जाएगी, और कैसे जाएगी? तो L3 क्या हो जाएगी? ऐसे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। और कैसे जाएगी भाई? ऐसे ही जाएगी। ये लाइन ऐसे ही जाएगी, ये लाइन ऐसे ही जाएगी। अब बात आती है सर L1 L3 परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल नहीं है, दिखते ही पता लग रहा नहीं है। अबे क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं करोगे एग्जाम में तो फिर क्या होगा? बिल्कुल थ्योरी अपन ने अच्छे से पढ़ ली है। क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, बिल्कुल ट्रांजिटिव नहीं है। देखते पता लग रहा है, अगर उसको कोई ट्रांजिटिव बोल रहा है तो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है, मूर्ख। क्या है? मूर्ख। मूर्ख भी नहीं लिखना आ रहा भाई मेरे को, तो मूर्ख है वो। ठीक है, क्या है? मूर्ख है। सबको समझ में आया यहाँ तक? तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक उसको समझ में नहीं आया, वो भी क्या है, फिर भी देख लो जाके पीछे। ठीक है, जाके पीछे देख लो एक बार। चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो, और क्या दिया हुआ है देखो एक बार। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, टी सेट दिया हुआ है हमको, ऑल ट्राइंगल का जो प्लेन है। ठीक है, आर विद रिलेशन डिफाइनिंग टी। रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है? रिलेशन हमको बबुआ ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रिलेशन बबुआ? ये दिया हुआ है क्या? आर T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब दोनों की शेप सेम है और साइज भी सेम है। भाई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ना, कॉन्ग्रुएंट क्या बोलता है? कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? 10th क्लास में रिकॉल करो। ठीक है, 10th क्लास रिकॉल करो। कोई भी दो, अब तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो रिकॉल होगा, नहीं तो ऐसे 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 ये सब याद करके बैठे हो तो फिर मतलब नहीं है। कोई भी दो शेप कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक जैसी दिखाई देती है। बिल्कुल, दिखाई भी एक जैसी देती है और साइज भी एक जैसी है। बिल्कुल साइज सर एक जैसी है। अगर ये ट्राइंगल
5 सेंटीमीटर लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट दूसरा वाला ट्राइंगल भी इतने ही सेंटीमीटर की लेंथ का होगा साइड की, और इक्विलेटरल ही होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। तो T1 T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है तो T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, सिमेट्रिक हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अरे हाँ ना बोलो भाई मेरे। तो T1 T2 अगर इसमें आ रहा है रिलेशन में, तो T2 T1 भी इसमें आएगा, ठीक है, तो सिमेट्रिक तो हमारा हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और दो ट्राइंगल एक दूसरे की तो कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब सेम ट्राइंगल अगर मैं ले लूं, सुनो मेरी बात, रिफ्लेक्स रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 टाइप का एलिमेंट लाना पड़ेगा अपन को, T1 टाइप का एलिमेंट लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो T1 इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है क्या? अबे भाई ट्राइंगल ही सेम है, कॉन्ग्रुएंट तो बात की बात है, हमने तो ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट से पहले वाली कंडीशन ही देख ली। ट्राइंगल ही सेम है, अलग अलग थोड़ी कर देगा सेम ट्राइंगल को तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा भाई। अब इसको ट्राइंगल से मैं कोई सा भी ले लूं, ऐसा ले लूं, ऐसा ले लूं, कोई भी ले लूं, तो ट्राइंगल ही सेम है, तो यही तो शेप बनेगी। आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ये, मतलब ये भी रिफ्लेक्स रिलेशन भी हो गया। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है किसकी, बात किसकी आती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी आती है? ट्रांजिटिव रिलेशन की। क्या आती है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है हमको कि सर अगर ए कुमा बी आ रहा है, कितनी बार बताऊं, कितनी बार बोलूं ये चीज सर, अब तो बोल के बताओ, लिखूं। अगर ए कुमा बी आ रहा है, बी कुमा सी आ रहा है, तो ए कुमा सी भी आना चाहिए। इसका मतलब अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है सर, है, मतलब 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 साइज शेप सेम। अरे आया नहीं आया बोलो, अरे आया नहीं आया बोलो, ऐसे समझा, कैसे समझा ऐसे। सर T1 T2 अगर इसमें आ रहा है, और T2 और T3 आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब यहां से क्या बोल सकता हूँ, T1 इक्वल टू T2, T2 T3 आ रहा है, मतलब साइज और शेप से सब कुछ एक जैसा, मतलब T2 T3 आ रहा है, तो भाई ये भी तो इक्वल होगा, अरे भाई ये भी तो इक्वल होगा, बिल्कुल होगा सर, तो ये भी आ जाएगा, तो भाई T1 T3 भी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बन गया मेरा ट्रांसिटिव। अरे कितनी तो बच्चों वाली चीजें थी, कितनी सिंपल चीजें थी। ऐसी चीजों में अगर दिक्कत हो रही है ना बेटा, छोड़ दो भाई, कॉमर्स ले लो, कॉमर्स, कॉमर्स भी मैथ मत ले लेना, ठीक है। तो ट्रांजिटिव हो गया। और अब एक चीज और बता देता हूँ मैं तुमको, क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अरे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन सर वो होता है जो तीनों हो जाता है। क्या तीनों? रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, और सिमेट्रिक भी हो जाता है। पर नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, काम पे, ठीक है। इसको क्या बोल दूंगा मैं? इसको बोल दूंगा सर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीनों हो गया, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है। जाके देखो वापस इसको, इस क्वेश्चन को, अगर इसको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये लेवल हार्ड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्या पूछा है देख लो, क्या बोल रहा है, शो दैट रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक्स बिलोंग टू इंटीजर, और एक्स दिया हुआ 0 से लेकर 12, गिवन बाय आर क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो बताना है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, मतलब शो दैट बोल रहा है तो मतलब प्रूफ करना है भाई। इसको भी पता है इक्विवेलेंस है, इसको भी पता है इक्विवेलेंस है, तो भाई कर देंगे। अबे तुम तो देख रहे हो लेक्चर, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी जा रही है, मेरी जा रही है। पानी भी ना पीऊँ क्या? बिल्कुल पानी तो पीऊंगा, बिल्कुल पानी पियेंगे, ठीक है। पानी पी के क्वेश्चन होगा, एनर्जी आएगी तभी तो मजा आएगा तुमको। ध्यान से देखो, तो रिफ्लेक्स रिलेशन क्या बोलता था? रिफ्लेक्स रिलेशन मतलब ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट आने चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट, बिल्कुल सेट है, सेट ए दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने जाऊं, क्या लिखने जाऊं, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखने जाऊं, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस जीरो भी है क्या? बिल्कुल जीरो भी है, जीरो भी है। 8 9 10 11 और ये 12, और ये 12 इक्वल टू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आर रिलेशन दिया हुआ है हमको ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब आर में वो एलिमेंट आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, बिल्कुल लिख देते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब दोनों ए और बी कहां से आ रहे हैं हमारे, ए में से आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो जीरो के साथ क्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 0,4, अरे 0,4 आ जाएगा, 0,8 आ जाएगा, और 0,8
12 आ जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4, 0,8, 0,12। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट आते जाएंगे। 1 के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 के साथ 9 और लिख लेते, चलो लिख ही लेते हैं 1,5, 1,9। भाई देख ले, सही कर रहे हैं ना अपन। मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी का मोड है। भाई 1 माइनस 5 करेगा तो -4 आएगा, का मोड लेगा तो 4 हो जाएगा। 4 मल्टीपल है 4 का, पहला मल्टीपल है भाई, 1,9 भी आ रहा है। तो अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, पर 12 के आगे कहा जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना, कर ले। 2,6, 2,10, 3,7 और 3,11। अब 4 के साथ क्या लेगा, 0 तो ले लिया, तो क्या 4 के साथ 0 नहीं ले सकता मैं? ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इसके कन्वर्स पार्ट सारे ले सकता हूँ। 4,0, 4,4, 4,8 और 4,12। 4 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं, इनका कन्वर्स पार्ट भी आ जाएगा, 4,0 भी आ जाएगा। वह 0,4 आ रहा है तो 4,0 भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर, इसका कन्वर्स पार्ट भी आता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो इसका कन्वर्स पार्ट भी लिख लो एक बार। 4,0 तो लिख दिया ना मैंने, तो 8,0, 12,0, 5,1, 9,1, 6,2, 10,2। डिफरेंस अभी भी क्या है, डिफरेंस अभी भी क्या है, डिफरेंस अभी भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, देख लेना भाई, तो ज्यादा बनाया नहीं जा रहा मुझसे। अब बोला इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इसको है क्या? सबसे पहले बात आती है किसकी, सबसे पहले बात आती है किसकी, रिफ्लेक्सिव की। किसकी, रिफ्लेक्सिव की। मतलब a, बिलोंग टू r है क्या, फॉर एवरी a बिलोंग टू a। तो भाई a, मतलब 0,0, a की जगह क्या रख दूंगा, 0, भी 0। तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। क्या 0 4 का मल्टीपल नहीं है क्या, 0 4 मल्टीपल है। तो सेम एलिमेंट लूंगा तो भाई वो होगा ही हमेशा, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 तो मल्टीपल सबका ही होता है, अरे होता है नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अबे यार 2 माइनस 2 ले ले, क्या आया, 0, 0/4 बिल्कुल है। मल्टीपल मतलब क्या, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, 0 रिमाइंडर बच रहा है। 3 माइनस 3 ले ले तब भी हो जाएगा, 4 माइनस 4 ले ले, 5 माइनस 5 ले ले, कुछ भी ले ले, रिफ्लेक्सिव तो होगा होगा, बिल्कुल होगा रिफ्लेक्सिव। और मैंने तुमको यहाँ बता दिया 0,4 आ रहा तो 4,0 भी आएगा भाई। 0 और 4 का डिफरेंस क्या है, 4। अब तुम बोलोगे सर मोड क्या है, अब मोड नहीं पता तो भाई डूब जा, डूब जा। ए की जगह 0 रखूंगा, बी की जगह 4 रखूंगा, 0 माइनस 4 का मोड क्या लूंगा, 4। -4 भी लेता हूँ तब भी मल्टीपल होता है, 4 समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। 0,4 है तो 4,0 भी हो गया। और भाई ट्रांजिटिव 0,4 है, 4 के साथ सर क्या आ रहा है, 4 के साथ सर क्या आ रहा है, 4,12। तो 0,12 भी तो आ ही रहा है। अरे 0,12 आ रहा है, नहीं आ रहा, 0,12 मतलब 12 माइनस 0 या 0 माइनस 12 का मोड, तो मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल है। तो ये तीनों रिलेशन हमारे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस। चेक कर लेना भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन में टाइम कम देते हैं अपन, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा जो आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। शो दैट आर इन द सेट ए, ठीक है, दिया हुआ है जो भी है, तो रिलेशन को लिख देते जल्दी से अपन। रिलेशन क्या दिया, अच्छा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। भाई साइड बिल्डर में तो दिया हुआ है, वो एक्स वाई आएंगे जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू वाई देंगे सर, बिल्कुल देंगे, घुमा फिरा के पूछता है ये। तो x की वैल्यू जब 1 रखता हूँ तो y क्या मिलता है, 3। x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y क्या मिलता है, 6। 3,9, 4,12, 5, अरे पागल है क्या, 5 रखूंगा तो भाई 15 चल जाएगा, सेट में ही नहीं है। अब सेट में ही नहीं है तो यहीं तक ही चलेंगे अपन, यहीं तक ही चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहीं तक ही चलेंगे। अब देख लेते हैं क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या, बिल्कुल देख लेंगे। क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। रिफ्लेक्सिव क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है, 5,5 नहीं है। सारे ए के लिए ए टाइप के एलिमेंट इस सेट में आने चाहिए, तभी मैं इसको क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूंगा। आया सब कुछ समझ में, बिल्कुल आया। इसके बाद सर क्या आता है, इसके बाद आता है सर हमारा सिमेट्रिक। अरे स्पेलिंग छोड़ो तुम, सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक 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 1,3 है, 3,1 है क्या, नहीं है। अबे है क्या, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सर 1,3 है, 3,9 है, क्या 1,9 है क्या,
1,9 नहीं है, एक ही कंडीशन। देखो किसी भी चीज को प्रूव करना हो तो सबके लिए देखना पड़ता है, हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए। जो चीज मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग से, वापस से लेक्चर देखो, रिकॉल करो। लेकिन डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल इनफ है। अगर एक भी ऐसी कंडीशन जिसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन अपनी, तो हम क्या बोलते हैं कि ये नहीं है। तो ट्रांजिटिव में मैंने एक कंडीशन क्या देख ली, 1,3 है, 3,9 है, तो 1,9 भी आना चाहिए था। 1,9 इसमें नहीं है, 1,9 नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आया समझ में सबको? क्या श्योर दैट भाई ना, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबको आया समझ में सबको? अरे आ गया सबको समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या यहाँ से? देख लो एक बार जल्दी से, सबको समझ में आया क्या यहाँ से? देख लो जल्दी। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, और नाइदर, जो भी लिखना है यार तुम, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, फालतू ये क्वेश्चन देते हैं, पीपीटी बनाने वाले भी पगला गए हैं, बिल्कुल पगला गए हैं, बिल्कुल अंड संड कुछ भी लिख लेते हैं। पढ़े लिखे को ही बिठाना चाहिए। ठीक है, एडिटर भी हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको मैथ आती है। तो मैथ हर किसी के बस का ना है। ठीक है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर, ए कोमा बी, ए लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अरे भाई टाइम ले लो जल्दी से, इसमें कर दो जल्दी से, गेम कर दो इसका, जल्दी बिठा दो गेम, जल्दी बिठा दो, कर दो इसको सॉल्व। टाइम दे रहा हूँ, ठीक ठाक क्वेश्चन आया है थोड़ा सा। अबे ठीक ठाक क्वेश्चन आया है इसलिए टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं देता। जल्दी से कर दो भाई इसको, जल्दी से बता दो। जल्दी से फटाफट। कर लिया सबने ट्राई? तो देख लेते हैं भाई रिफ्लेक्सिव के बारे में, देख लेते हैं भाई रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है, क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव, कहाँ से समझ, यहाँ से निगाहें बिल्कुल, अरे बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, निगाहें सबकी सामने। रिफ्लेक्सिव सर बिल्कुल ये बोलता है कि ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में, फॉर ऑल, फॉर एवरी ए बिलोंग, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कंडीशन नहीं दी होती, हम क्या मान के चलेंगे, रियल नंबर सेट मान के चलेंगे अपने डिफॉल्ट केस में। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ देखते हैं। क्या अगर मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट की जगह 1 रखता हूँ, इधर 1 रखता हूँ, तो सर ये तो जाएगा ही, क्योंकि 1 लेस देन 1 क्यूब तो हो गई। इक्विलिटी भी तो है सर यहाँ पे, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन थोड़ी है, इक्विलिटी भी तो है। तो इक्विलिटी अगर है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। अभी नहीं बोला मैंने, क्या बोला था, हर एक एलिमेंट के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो आ जाओ, 2,2 में सर क्या होगा, 2,2 में क्या हो रहा है सर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, 2 क्यूब मतलब 8, 2 क्यूब मतलब 8, बिल्कुल सर है, बिल्कुल सर है, बिल्कुल सर है, बिल्कुल है सर, है। अब इसके बाद क्या आता है, -2 कॉमा -2 के लिए होगा क्या, -2 क्या है, -2 इज लेस देन -8 है क्या, -8 है क्या, -8 है क्या, जल्दी से बता दो, -8 है क्या? बिल्कुल सर नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये वाला एग्जांपल देख के और ये देख के अगर इसको रिफ्लेक्सिव बोल देता है, रिफ्लेक्सिव बोल देता है, तो उसका काम खराब हो गया। वो क्या कहला गया, मूर्ख कहला गया। और मूर्ख लोगों के नंबर नहीं आते एग्जाम में, सबको पता होगा ऐसा। ठीक है, मूर्ख लोगों के नंबर नहीं आते। ठीक है, फुलिश मैन आर नॉट सक्सेस, ठीक है, इन एग्जाम। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। सर बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए हर एक चीज के लिए प्रूफ करना पड़ता है। और क्या बोला था, और क्या बोला था, और क्या बोला था, डिस्प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल इनफ है, काउंटर एग्जांपल इनफ है। अब आते हैं बात अपनी सिमेट्रिक वाले केस पे। सर सिमेट्रिक दिख लीजिए एक बार, सर सिमेट्रिक तो दिखा दो, दिखा दो सर। मतलब ए लेस देन ए कोमा बी, सॉरी क्या बोल, ए कोमा बी आ रहा है तो बी कोमा ए भी आना चाहिए, बिल्कुल सर आना चाहिए। अरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, अरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, देख लो भाई। 1,2 अगर इसमें आ रहा है
तो 1 लेस देन 2 क्यूब है क्या? तो क्या 2,1 भी आ रहा है क्या? 2 लेस देन 1 क्यूब? अरे बिल्कुल नहीं है भाई, सिमेट्रिक भी नहीं है भाई, सिमेट्रिक भी नहीं है। पहला एग्जांपल नहीं काम कर दिया, कंफ्यूज ही ना करा हमको, कंफ्यूज ही ना करा। पहले एग्जांपल ने ही काम कर दिया, पहले एग्जांपल ने ही काम कर दिया अपना, पहले एग्जांपल ने ही काम कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या है ये? सिमेट्रिक भी नहीं है रिलेशन, बिल्कुल सर नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव तुमको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, ट्राई करो ट्रांजिटिव, बताओ ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल क्या लोगे? ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल क्या लोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल क्या लोगे? सब बच्चे बता दो जल्दी से, जल्दी फास्ट। जल्दी से। सर एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू क्या लूं? बी इक्वल टू ले लेता हूं सर 5, सी इक्वल टू ले लेता हूं 1। तो 2 लेस देन 25 है। सर ये नहीं ले रहा मैं, सर ले रहा हूँ बी। देख लेते एक बार, 2 लेस देन 25 है, मतलब 5, ओ 125 सर, 125 तो और गंदा हो गया। अरे 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 सर, थोड़ा आराम से। बी सर ले लो 3 और ले लो 4, सी ले लो 3। पर देख लेते भाई, देख लेते क्या दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल तो मिलेगा अपन को। 2 लेस देन इक्वल टू 64, बिल्कुल। 4 लेस देन इक्वल टू 9, तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, तो सॉरी 27 है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो केस मिल गया, ट्रांजिटिव वाला रिलेशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजिटिव वाला केस भी फुलफिल हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल क्या लें? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल इनफ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा enough। तो ए की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 10, बी लेता हूँ 2, सी लेता हूँ 1, देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 3 ले लेते हैं। तो ए लेस देन बी क्यूब है क्या? बिल्कुल सर है। 10 लेस देन इक्वल टू क्या है? 27, बिल्कुल ए लेस देन बी क्यूब है। 3 लेस देन इक्वल टू, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है क्या? 3 लेस देन हो गया हमारा, बिल्कुल सर है। और a लेस देन 2 क्यूब है क्या? 10 लेस देन 8 है क्या? बिल्कुल सर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन डज नॉट होल्ड। आया सबको समझ में? आया नहीं है? तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब आती है बात फंक्शंस की। ठीक है, अब हम फंक्शन पे मेन पहुंच गए हैं। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन पे अपन आ चुके हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन के साथ। ठीक है, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आ चुका है, इस पे स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, इस पे स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शन। फंक्शन में क्या बोल रहा है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। तो ध्यान से पढ़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी लेके जाओ हर एक टॉपिक की। अभी के अभी इसी शॉर्ट में डिस्कस करो, इसी शॉर्ट में इसको क्लियर करो। आगे हमको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आने वाले टाइम में या फिर हम हायर मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको क्लैरिटी रहनी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला है? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। अगर ये क्या होता है, फंक्शन भी क्या होता है? स्पेशल केस होता है रिलेशन का केस होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मान लो ए सेट हमको दिया हुआ था 1 2 3, बी सेट था हमारे पास 2 3 4, सपोज करो मैं एक रिलेशन बना रहा था। मैंने क्या बोला था रिलेशन में? रिलेशन क्या बोला था मैंने? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बना रहा था मैं रिलेशन 1,2 1,3 2,3। क्या ये भी रिलेशन है? बिल्कुल एक रिलेशन है। लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। फंक्शन क्या बोलता है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेटर में अगर मैं 2 + 2 डालूं, एक बार 4 आंसर आ जाए और एक बार 5 आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक बार 4 आंसर आ जाए, एक बार 5 आंसर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं सर मैथ्स, ऐसा थोड़ी कोई लॉजिक होता है। 2 केले लाया, 2 संतरे लाया, टोटल 4 हुए, 5 थोड़ी हो जाएंगे। तो रिलेशन में क्या होता है कि मैं एक एलिमेंट को 2 में मैप कर सकता हूं। अगर इसको मैपिंग डायग्राम समझे अपन, तो 1 2 3
1 2 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है अपना 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से आराम से तरीके से समझो इसको, एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। इसके बाद मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सारा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, सब कुछ लास्ट में जाके आपको पेपर वगैरह जो भी अपने सैंपल पेपर आएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे अपन, एक डाउट नहीं रहने वाला सर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अपन सब कुछ क्लियर कर लेंगे। और भी कोई अगर डाउट है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर रिलेशन की मैं बात करूँ, रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 का मैप हो रहा है, 1 2 में मैप हो रहा है। ठीक है, अगर इस रिलेशन की बात करूं मैं तो 1 2 में मैप हो रहा है, और 1 3 में भी मैप हो रहा है, और 2 का मैप हो रहा है, 3 में मैप हो रहा है। ठीक है, 2 3 में मैप हो रहा है। लेकिन अगर मैं फंक्शन की बात करूं, फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन में क्या होगा, एक इनपुट की एक ही इमेज रहेगी। ठीक है, एक इनपुट की एक ही इमेज रहेगी। अगर 1 2 में मैप हो चुका है तो 1 3 में मैप नहीं हो सकता। ठीक है, 1 अगर 2 में मैप हो चुका है तो 1 3 में मैप नहीं हो सकता है। इसी को हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट की एक इमेज रहेगी, एक एलिमेंट की एक इमेज। लाइक अगर मैं बात करूं 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, तो इस ये वाला एलिमेंट अगर ए में मैप हो गया तो 2 को मुझे ए में, तो 1 को मैं किसी और एलिमेंट में मैप नहीं कर सकता। ठीक है, हर एक एलिमेंट। और दूसरी कंडीशन क्या बोली इसने, कि पहली कंडीशन तो ये है कि एक एलिमेंट 2 में मैप नहीं हो सकता। ठीक है, एक एलिमेंट 2 में मैप नहीं हो सकता, लेकिन हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। किसकी, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 की इमेज मिल रही है मुझे, बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो मेरे को 3 को भी मैप कराना पड़ेगा। समझ गए सब, आगे सबको समझ में। तो हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए और यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको फंक्शन बोलेंगे। मैपिंग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको क्या होता है। अब देखो इसमें बताओ कि फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, मैपिंग डायग्राम की हेल्प से बताना है हमको। देखो अंडरस्टैंडिंग अपन को पूरी लेनी है। अब अपने पास डिजिटल चीजें हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड वगैरह है, अपने पास टेक्नोलॉजी है, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं, पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं। तो अब पहले वाले केस में क्या फंक्शन है, क्या ये मैंने क्या बोला, हर एक पॉइंट की एक इमेज, 2 की बी 2 सी में जा रहा है, बिल्कुल फंक्शन नहीं है सर ये। अरे हाँ ना बोलो, हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है सर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है। ध्यान से सुनो, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, सर ये भी तो फंक्शन नहीं है, 2 एलिमेंट। यहां पर क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट की एक इमेज, 2 एलिमेंट की एक इमेज है, 2 अलग अलग एलिमेंट एक में जा रहे हैं, तो इस एलिमेंट की तो एक ही इमेज है ना। अरे 2 की 2 इमेज है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 की 2 इमेज है, नहीं है। 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की सिर्फ एक ही इमेज है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन क्या हो रही है, 4 की इमेज ही नहीं है सर। मैंने क्या बोला, हर एक पर डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी, इसको ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इसका भी ध्यान नहीं रखते, इसको ध्यान रखना। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, एक इमेज होनी चाहिए और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। आया सबको समझ में, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट एक में जा रहा है, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही, और सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट में मैप हो रहे हैं और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इट इज अ फंक्शन। अब भी किसी को समझ में नहीं आया तो लेक्चर को पीछे करो, वापस जाके देखो क्या समझाया मैंने। अब भी किसी को अगर समझ में नहीं आया फंक्शन क्या होता है तो लेक्चर को पीछे करो और जाकर देखो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन और चीजें डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ चुके हम, क्या आ गया हमारा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ चुके हम, टाइप्स ऑफ फंक्शन। आया सबको समझ में, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम आ चुके हैं। तो 3 टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे, 1 1 ऑन 2 और 1 1 ऑन 2। ठीक है, तो 1 1 को फंक्शन को क्या बोलता हूँ, 1 1 फंक्शन का नाम क्या होता है। अगर 1 1 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, अगर इंजेक्टिव भी लिखा हुआ आ रहा है तो हम क्या समझ देंगे उसको, 1 1 समझेंगे। आ रहा है सबको समझ में, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑन टू जहां जहां लिखा हुआ है उसको हम, अगर सर्जेक्टिव भी लिखा हुआ है तो उसको ऑन टू की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव एक ही होता है। थर्ड क्या आता है, 1 1 ऑन टू। क्या होता है, 1 1 ऑन टू, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, 1 1 ऑन टू को क्या बोलता हूं मैं, बाइजेक्टिव बोलता हूं। क्या बोलता हूं, बाइजेक्टिव बोलता हूं। क्या बोलता हूं, बाइजेक्टिव बोलता हूं। ठीक है, क्या बोलता हूं, बाइजेक्टिव बोलता हूं। ठीक है, आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, इस बाइजेक्टिव फंक्शन का बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, आने वाले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी बहुत प्यारा सा गेम है, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन में देखो, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन ये था कि हर एक पॉइंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अब आपने सोचा होगा सर ऐसा भी तो बन सकता था, ऐसा भी तो बन सकता था सर, 1 2 3 ए बी सी, ये इधर गया, इधर गया, ये इधर गया। बिल्कुल सर, ये फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हर एक पॉइंट की यूनिक इमेज है। भाई 1 कहीं और जा रहा है क्या, बी के अलावा, नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। और
सबकी इमेज है, बिल्कुल बन सकता था। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है सर? इसमें डिफरेंस ये है कि एक एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट मैप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर एक एलिमेंट के अंदर एक ही एलिमेंट मैप हो रहा है, तो इनको भी कैटेगराइज करना था अपन को। अरे इनको भी कैटेगराइज करना था, तो इसको अपन ने किस में कैटेगराइज कर लिया? 1 1 ऑन 2 वाले केसेस में कैटेगराइज कर लिया। अब 1 1 वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। 1 1 वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो सब। बिल्कुल निगाह यहाँ पे, बिल्कुल डिस्टर्बेंस मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्लास में, ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सब यहाँ पे देखो, निगाह सबके सामने, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लो हर चीज की। तो 1 1 फंक्शन में क्या होता है? 1 1 फंक्शन में एक एलिमेंट एक में मैप हो रहा है, बिल्कुल मैप हो रहा है, एक एलिमेंट एक में मैप हो रहा है, एक एलिमेंट एक में मैप हो रहा है। अब इससे मतलब नहीं है हमको। अरे हाँ ना बोलो भाई मेरे, इससे मतलब नहीं है। लास्ट क्लास में हमने देखा था। अच्छा, सेकंड वाले सेट को अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो बी वाले सेट को अपन क्या बोलते थे लास्ट क्लास में? क्या बोलते थे? पूरे सेट को हम क्या बोलते थे? कोडोमेन। जो भी चीजें आएगी, जो भी जितनी भी चीजें नई नई दिखाई देगी मेरे को, सारी मैं डिस्कस करने लग जाऊंगा, ठीक है, सारे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वाले सेट को क्या बोलता था मैं? अब भाई फंक्शन डिफाइन है, हर एक पॉइंट की इमेज मिलेगी, और भाई नहीं मिल रही तो उन पॉइंट को हटा दो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेट को मैं क्या बोलता था? डोमेन। क्या बोलता था? डोमेन ऑफ फंक्शन। मैं क्या बोलता था? डोमेन ऑफ फंक्शन। अब जो आउटपुट में गेन कर रहा हूं, आउटपुट मतलब जहां पर मेरे को इमेज मिल रही है, इस पूरे को क्या बोल दूंगा मैं? रेंज ऑफ फंक्शन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? रेंज ऑफ फंक्शन बोल दूंगा। कंफ्यूज नहीं होना है। बी सेकंड वाला सेट पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। उसके अंदर जो मैं आउटपुट ले रहा हूं फंक्शन को मैप करवा के, अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं एक फंक्शन दे रहा हूं तुम्हारे को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने फंक्शन ले लिया, कोई सपोज करो फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी इनपुट डालो, आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को? अरे हाँ ना बोलो भाई मेरे, आउटपुट क्या मिलेगा? अगर फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो गई? सब कुछ ले सकता हूँ। ऐसा कोई एलिमेंट है रियल नंबर में जो इस फंक्शन में नहीं डाल सकता? सब कुछ डाल सकता हूँ। तो डोमेन क्या हो गई मेरी? डोमेन क्या हो गई? पूरी डोमेन मेरी हो गई सर, बिल्कुल कुछ नहीं, सबसे सिंपल चीज आर। लेकिन रेंज क्या हो गई? रेंज क्या हो गई? बिल्कुल सर, रेंज हो गई जीरो से लेकर इन्फिनिटी। क्या हो गई? जीरो से लेकर इन्फिनिटी सर, पॉजिटिव एलिमेंट ही मिलेंगे मेरे को। चाहे मैं नेगेटिव डालू चाहे पॉजिटिव डालू, आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। भाई -2 का स्क्वायर कभी -4 देखा है क्या? देखा है क्या? -3 देखा है क्या? -2 देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो रेंज हो गई। कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा सेट। तो कोडोमेन क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से? कोडोमेन आ जाएगी सर पूरा का पूरा रियल नंबर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सबको, बिल्कुल इजी वे में समझाया। इसके बाद अभी क्वेश्चन आने वाला है, उसमें और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। वन शॉट है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छे से अपन सारी चीजें देखें। अब आते हैं अपन ऑन टू फंक्शन पे। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में अब देखो, इस वाले फंक्शन में क्या था 1 1 में, जानबूझकर तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए जानबूझकर मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिससे तुमको हर चीज पता लग जाए। ऑन टू फंक्शन में क्या होता था? देखो फंक्शन में मैंने ऐसा नहीं बोला, फंक्शन में मैंने ऐसा नहीं बोला कि हर एक एलिमेंट की, मैंने फंक्शन में ऐसा नहीं बोला कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। मैंने ऐसा बोला है कि हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। इस फंक्शन में 1 1 फंक्शन में जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी क्या जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे को कोडोमेन के हर एक पॉइंट की प्री इमेज मिल जाए। अरे आया नहीं आया मेरा मतलब? अरे आया नहीं आया? खुल रहे हो कौन कान खोल के सुन रहे हो? बिल्कुल सुन रहे हो। लेकिन ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन के हर एक पॉइंट की प्री इमेज मिलेगी। क्या बोला मैंने? वापस सुनो, क्या बोला मैंने? वापस सुनो। कोडोमेन के हर एक पॉइंट की प्री इमेज मिलेगी, मतलब मेरे को सब में मैप करवाना पड़ेगा। खाली एलिमेंट अगर डी आ गया तो उसको मैं ऑन टू नहीं बोलूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। इसको मैं ऑन टू नहीं बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा मैं? इस वाले फंक्शन को अभी ऑन टू बोलूंगा। इसका मतलब सर आपने एक चीज बोली, आपने बोला कि सेकंड वाले सेट को मैं पूरा फिल कर दूं, मतलब उसके हर एक पॉइंट की प्री इमेज दे दूं। इसका मतलब सर ऑन टू फंक्शन वाले केस में रेंज किसके इक्वल हो गई? रेंज इक्वल हो गई सर कोडोमेन के। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सब, बिल्कुल सही बात है। रेंज हो गई कोडोमेन के। भाई कोडोमेन की इक्वल तो होगी रेंज, सबका सबकी प्री इमेज मिल रही है ना, तो मतलब सारे के सारे आउटपुट कवर हो रहे हैं मेरे। और मैंने क्या बोला था? जो आउटपुट कवर हो रहे हैं उसको रेंज भी लिखते हैं। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी किस केस में? जहां पर फंक्शन ऑन टू होगा। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी सबकी, बिल्कुल सर क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ चुका है हमारा स्क्रीन पर। तो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। प्रूव दैट द फंक्शन f r2r गिवन बाय f(x = 2x) इज ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू। भाई सही से पढ़ लो, 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 फंक्शन प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो। 1 1 फंक्शन प्रूव करने की कंडीशन होती है, पहले वो समझा देता हूं, हम मानकर चलेंगे, हमको मान लो f(x = कुछ फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2x दिया हुआ था, चलो इसको छोड़ो, पहले फंक्शन की फॉर्म समझते हैं। हम मान के चलेंगे f(x1 = f(x2) है,
क्या है, fx1 इक्वल टू fx2 है, बिल्कुल सर है, बिल्कुल सर है। तो हम यहाँ से क्या प्रूव कर देंगे, अगर मैंने x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। और ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव कर देता हूँ। अरे हाँ ना बोलो भाई, रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव कर देता हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, ऑन टू बोल दूंगा सर, बिल्कुल। अब मैंने डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मुला क्यों नहीं बताया, इसके लिए कोई लॉजिक क्यों नहीं बताया, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कैसे करेंगे अपन प्रूफ, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या करना है, आदत पड़ जाएगी आपकी, चिंता मत करो। 3 4 मेथड है, ज्यादा नहीं, 2 3 मेथड है, अलग अलग तरीके से करेंगे हम, अलग अलग तरीके से, हमको समझना है, ठीक है। IMC को आएगा तो कैसे करना है अपने पास, NAD आएगा तो कैसे करना है, MSQ के लिए अपन को कैसे करना है, ठीक है। तो फंक्शन सबको समझ में आया, ठीक है। रेंज और डोमेन डिस्कस कर ली मैंने, तो ये होता है हमारा ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। रेंज और कोडोमेन को इक्वल प्रूव कर देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसको ऑन टू बोलने लग जाऊंगा। आया सबको समझ में, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ऑन टू भी समझ में आ गया अपन को, अरे हाँ ना बोलो भाई, ऑन टू समझ में आ गया। अब प्रूव करने का तरीका मैं बताते रहूंगा, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला आपको, अलग अलग मेथड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चीजें देखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं आज। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 प्रूव करने की कंडीशन क्या बताई थी मैंने, fx1 इक्वल टू fx2 अपन लेके चलेंगे, और यहाँ से अपन को x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना है। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा फंक्शन को, फंक्शन क्या है अपना, 1 1 ऑन टू है, ठीक है। तो fx1 क्या हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना x1 इक्वल टू x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2, तो मैं क्या बोल दूंगा, fx इज 1 1। सर इतना सही है, सर इतना इजी, बिल्कुल सर इतना इजी है, बिल्कुल इतना इजी। और इतने इजी क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाते एग्जाम में, और इतने इजी क्वेश्चन भी छोड़ के आए हो, ठीक है। अपन को यही करना था। अब ऑन टू प्रूफ कैसे करेंगे देख लेते हैं, ध्यान से समझना क्या बोला था मैंने क्या बोला था, रेंज को कोडोमेन के इक्वल प्रूफ कर दो तो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अब करने का तरीका क्या होता है, इसको एफ एक्स इक्वल टू 2x है, इसका मतलब मैं इसको y इक्वल टू 2x मान सकता हूँ, सर बिल्कुल 2x मान सकता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 2x को मतलब y इक्वल टू एफ एक्स को हम x इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में लेके आएंगे। अच्छा ये क्या है फंक्शन, इसको ये y इक्वल टू एफ एक्स तो है, मतलब एफ एक्स एक्स की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, 2x एक्स की फॉर्म में फंक्शन है, इसलिए इसको एफ एक्स बोलते हैं। अगर मैं y की फॉर्म में ले आता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, जी वाई एच वाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं x इक्वल टू वाई बाई 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, इस फॉर्म में लाने के बाद हमको इस फंक्शन की डोमेन चेक करनी क्या है, विथ रेस्ट्रिक्शन, क्या डोमेन विथ रेस्ट्रिक्शन। तो इसकी डोमेन क्या, रेस्ट्रिक्शन मतलब बताऊंगा, जैसे मान लो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट होता, अगर ऐसा होता अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, सिंपली मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ होता तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसकी डोमेन तो पूरी रियल नंबर होगी, लेकिन क्या नेगेटिव वैल्यू ले सकता है कभी y, नहीं ले सकता। इसमें कुछ भी इनपुट डालूंगा हमेशा y क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, समझ में आ रहा है। तो विद रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन के साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा इसका, लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन के साथ आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिलेगी, समझ में सब आएगा, ठीक है। भैया बैठे हैं आपके तो भैया सब कुछ करवाएंगे। तो y बाई 2 एक्स इक्वल टू वाई बाई 2, डोमेन क्या हो गई अपनी, ठीक है। यहाँ से डोमेन क्या आ गई अपनी, डोमेन मतलब क्या, y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, तो डोमेन मत बोलो, इसको डायरेक्ट रेंज बोलो, ठीक है। सब कुछ ले सकता हूँ, सब कुछ ले सकता हूँ, तो रेंज क्या हो गई, इसकी डोमेन ही प्रॉपर फंक्शन की रेंज होगी, क्योंकि y की वैल्यू तो निकाली थी, क्या क्या आ सकती, तो रेंज क्या हो गया हमारी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी मतलब r। और ऑब्वियस सी बात है भाई, हर एक y के लिए, देखो मैंने क्या बोला, रेंज और डोमेन प्रूव कर दो, और मैंने क्या बोला ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के हर एक पॉइंट की प्रीमियस मिलनी चाहिए। तो क्या y हर वैल्यू के लिए, हर y के लिए x मिल रहा है क्या मुझे, हर y के लिए x मिल रहा है, या y की वैल्यू 1 रखो तब भी x मिल रहा है, 1.1 रखो तब भी x मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। अरे बिल्कुल मिल रहा है क्या, बिल्कुल सर मिल रहा है। तो इसका मतलब रेंज हो गई हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, तो आप एग्जाम में इस तरीके से दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, शो दैट द फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए अपन ने क्या सीखा था, 1 1 फंक्शन तभी होता है कब, जब एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चले, एफ एक्स 2 लेके चले, और x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दे, बिल्कुल करते हैं सर। fx1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2, जिसका मतलब अपन को सिर्फ x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना था, यहाँ पे x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। तो क्या यहाँ से 1 1 बोल ऐसा बोल दूंगा कि 1 1 नहीं है, नहीं ऐसा 1 1 नहीं करना। मतलब हमारा जो देखो ये जो अपना रिजल्ट है, ये रिजल्ट एप्लीकेबल होता है प्रूव करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए नहीं होता, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, प्रूव करने के लिए। अब
वन वन नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। मैनी वन मतलब 2.1 में जाएंगे, 2.1 में जाएंगे। अगर मैंने क्या बोला था, एक भी चीज डिस्प्रूव करनी है तुमको, वन वन नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन ये एक चीज कर सकते हैं कि 2 पॉइंट ऐसा दिखा सकते हैं जो एक ही पॉइंट में मैप हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे हेयर, मतलब अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स की जगह एफ एक्स में -1 पुट करता हूँ तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है। और F1 पुट करता हूँ तब भी क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो बोल सकते हैं अपन हेयर -1 एंड 1 हैव, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, मैप इन 1 सो दैट इट इज मैनी वन फंक्शन। क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, क्योंकि इसकी 2 पॉइंट की एक इमेज मिल रही है, समझ में आया, 2 पॉइंट एक पॉइंट पे मैप हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल दूंगा, मैनी वन फंक्शन बोल दूंगा। तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, हमने 1 1 प्रूव करना सीख लिया। ठीक है, 1 1 प्रूव करना बहुत ईजी है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग से, देखो क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, ये रिजल्ट जो है हमको प्रूव करने में हेल्प करता है, डिस्प्रूव करने में नहीं करता है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो हमको प्रूव करना था वो नहीं हो पाया था, तो हमने ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढा जिससे हमको पता लग गया कि 2 पॉइंट की एक इमेज है। और मैंने 1 1 में क्या पढ़ा कि 1 पॉइंट की एक इमेज हो चुकी है तो दूसरा पॉइंट किसी और एलिमेंट में ही मैप करेगा, तो यहाँ से ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। अब बात आती है हमको इसको ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, बिल्कुल एक बार देख लेते हैं डोमेन क्या है, सॉरी कोडोमेन क्या है। तो एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, R to R में डिफाइन है, मतलब कोडोमेन ये है, कोडोमेन ये है। मेरे पास कितने तरीके, बहुत तरीके। मैंने क्या बोला कि आपको अगर मैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव कर देता हूँ तब भी इसको ऑन टू बोल देता हूँ मैं, समझ में आ रहा है। अगर रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन प्रूव कर देता हूँ तो इसको मैं ऑन टू नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ऑन टू नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ऑन टू नहीं बोलूंगा। और नॉर ऑन टू प्रूव करना है तो ऑब्वियस बात है, फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अरे हाँ ना बोलो भाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, अरे प्लस माइनस रूट वाई। तो मैंने क्या बोला था, इसकी डोमेन निकालो। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। वही क्या होती है, फाइनल फंक्शन की रेंज हो जाती है। अरे फाइनल फंक्शन की रेंज हो जाती है, पहला तरीका तो ये हो गया अपना। इसका मतलब मैं अंडर रूट के अंदर हमेशा हमको पता है कि नेगेटिव वैल्यू में ले नहीं सकता, पॉजिटिव ले सकता हूँ। तो इसकी रेंज क्या हो गई, ओवरऑल फंक्शन की रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई विद रेस्ट्रिक्शन 0 टू इन्फिनिटी। और हमको कोडोमेन क्या दी हुई है, आर दी हुई है। तो कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है, आर नॉट इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या बोलूंगा, इन टू बोल दूंगा। आया सबको समझ में। पहला तरीका तो ये था सॉल्व करने का। दूसरा बाकी साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और मेरे पास कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो एज अ थ्योरी में एग्जाम में ये भी लिख के बता सकता हूँ डायरेक्टली, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हेयर रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में मैप होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बहुतों को पता नहीं होता, डरते हैं लोग इससे और इसको छोड़ के देते हैं, जबकि छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये भी डुएबल क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, ये हमेशा आउटपुट क्या देता है, हमको इंटीजर देता है। लाइक अगर मैं बात करूँ इसमें एफ ऑफ 2.1 डालता हूँ तो अपने से छोटे वाले इंटीजर पे उठा के फेंक देता है। ठीक है, आउटपुट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अरे आना बोला, सबको पता है, सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछता हूँ F3 की वैल्यू क्या आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 अपने से छोटे इंटीजर पे तब फेंकेगा जब डेसिमल में होगा, समझ में आ रहा है। अगर खुद से इंटीजर है, ये खुद ही इंटीजर है, तो क्या दे देगा, ये आउटपुट दे देगा। अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू क्या हो सकता हूं, अगर x बिलोंग टू z, तो x, अगर x डज नॉट बिलोंग टू z, अरे डज नॉट बिलोंग टू z है तो क्या बोल देंगे हम इसको, छोटा इंटीजर, छोटा इंटीजर लेंगे, नीचे फेंक देगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बिल्कुल सर ऐसे बनता है। ठीक है, बिल्कुल सर ऐसे बनता है, बिल्कुल सर ऐसे बनता है, समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल सर ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सर ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहां फेंक रहा है ये, नीचे उठाकर फेंक रहा है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं। तो अब ध्यान से देखो, फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, तो आर से आर में डिफाइन है, फंक्शन के 1 1 होने का क्या है मतलब है कि हर एक पॉइंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। तो एफ 1.1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है 1, एफ 1.2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर v1। यहां से पता लग गया हमको फंक्शन क्या हो गया,
मैनी वन, क्या हो गया, मैनी वन। समझ में आया? अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो एक और ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, रामबाण उपाय। ठीक है, क्या करो, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, जितनी भी तुम खींच सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग खींचो। तुम ऐसे गंदी से गंदी लाइन खींचोगे जहां पे तुमको रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं कि लाइन यहाँ पे खींच दी। ठीक है, अच्छे से देखना है। अब वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल अगर मैं लाइन खींचता हूं, अगर वो लाइन इस ग्राफ को, अगर वो लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, चलो ठीक है, पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच के देखो। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच के देखो। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींची है मैंने, वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है, क्या कर रही है, एक से ज्यादा बार कट कर रही है। लाइक अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अच्छे से समझते इसको। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तुमको एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो एक बार, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचता हूँ, वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है, जैसे ये कट कर गई, एक्स एक्सिस की पैरेलल है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। वन वन नहीं होगा, क्या होगा, मैनी वन हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर भी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, वो इमेज होती है, फंक्शन की इमेज तो होती है। फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, फंक्शन की इमेज होती है। तो इस पॉइंट पर भी इमेज क्या मिल रही है, मुझे ये मिल रही है, इस पॉइंट पर भी मुझे इमेज क्या मिल रही है, दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट एक ही एलिमेंट में मैप हो रहे। अगर इसको मैपिंग डायग्राम से समझूं अपन, मान लो ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, और ये हमारा क्या है, fx1 या y। तो x1 x2 कहां पर मैप हो रहे हैं, दोनों किस में मैप हो रहे हैं, y में मैप हो रहे हैं। बिल्कुल सर, y में मैप हो रहा है, बिल्कुल सर, y में मैप हो रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अब बात आती है ऑन टू की। ठीक है, ऑन टू कैसे समझ सकते हैं, ऑन टू में क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा, कोई सी भी मेरी मर्जी से खींचूंगा। जैसे मान लो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये नहीं कि लाइन इधर खींच दो, भाई सेंस ही नहीं है, उसका सेंस ही नहीं है। हम वहां चेक करेंगे ना जहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं मैं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन नहीं है बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फंक्शन नहीं है। आया सबको समझ में, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस इनपुट पर मेरे को कितना आउटपुट मिल रहा है, एक आउटपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। मैंने क्या बोला था, एक एलिमेंट एक में ही मैप हो सकता है, तो यहाँ पर दो मैप हो गया। ठीक है, और मैं ऑन टू के लिए चेक कैसे करूंगा, यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है क्या वाई पे, तो वाई के लिए प्री इमेज सब जगह मिल रही है, इसको बोल दूंगा ऑन टू। लेकिन फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू की तो बात है ही नहीं। अब पिछले वाली स्लाइड में देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैनी वन चेक करना था, तो मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, वन वन और मैनी वन। तो जब मैंने यहाँ से लाइन खींची, तो इतने सारे पॉइंट वन और टू के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। तो वन और टू के बीच में जितने भी सारे पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है, सब पे मेरे को इमेज क्या मिल रही है, एक ही मिल रही है। तो यहाँ से क्या बोल दूंगा, फंक्शन हो गया हमारा मैनी वन हो गया। क्या हो गया, मैनी वन। और क्या, अगर देखो मेरी बात सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, हमेशा हमको इंटीजर आउटपुट देता है। क्या देता है, इंटीजर आउटपुट देता है। अरे हाँ ना बोलो। लेकिन फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, कोडोमेन मेरी क्या है, कोडोमेन मेरी क्या है, आर। तो 1.1 के लिए, अरे आर है ना, आर में 1.1 जैसे टू डेसिमल टाइम के क्वेश्चन, जैसे फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर हो गए वही 2/3, 4/3, 5/4, इनके लिए कोई प्री इमेज है क्या। अरे हाँ ना बोलो भाई, मतलब आउटपुट मेरे को कभी डेसिमल नंबर में मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है। इन वाई के लिए कोई प्री इमेज है क्या, नहीं है ना भाई। डेसिमल वालों के लिए कोई प्री इमेज है क्या, नहीं है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, सर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है, तो मेरे को 1.2 के लिए कोई इनपुट बताओ। कोई है क्या, कोई नहीं इनपुट, मेरे पास कोई है ही नहीं इनपुट। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ऑन टू नहीं बोलूंगा। समझ में आया, ऑन टू नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई। रेंज में पूरे रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को एक ऐसा इनपुट नहीं मिल रहा जो मेरे को आउटपुट 1.2 निकाल के दे, या डेसिमल में कोई और नंबर निकाल के दे। ठीक है, आई होप यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस ये दे दो, होमवर्क ले लो, इसको करके आना। ये बहुत ईजी है, ये भी ग्राफ बता देता हूँ कैसा बनता है। ग्राफिकली टेस्ट करो, जैसा तुमको करना है करो। ये मॉडेल का ग्राफ हो गया अपना, तो इसको करके आना आप। ये हो गया आपका होमवर्क। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अपन इसको प्रूव करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, वन वन ऑन टू प्रूव कर दूंगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो वन वन प्रूव करते सबसे पहले। वन वन जब मैं प्रूव करने जाता हूँ तो क्या होता है अपना, अरे लाला भाई पढ़ ले, पढ़ ले, बातें मत कर। ठीक है, पढ़ ले, ध्यान यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन आया है, अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो। होमवर्क में देने वाला हूँ ये है बाबा, होमवर्क में देने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो fx1 इक्वल टू fx2 है, fx1 इक्वल टू fx2 है, तो fx1 क्या है, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। fx1 इक्वल टू fx2 है, fx1 इक्वल टू fx2 है। ये इससे गया, ये इससे गया, 4x1 इक्वल टू 4x2। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, समझ में आया नहीं आया, सबको समझ में आया नहीं आया, क्लियर है नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, 4 से 4 उड़ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। अरे आया नहीं आया, फंक्शन क्या हो गया हमारा, 1 1 हो गया। क्या हो गया, 1 1 हो गया। अरे 1 1 हो गया,
2 मिनट दे रहा हूँ, ऑन टू प्रूफ कर दो। 2 मिनट दे रहा हूँ, ऑन टू प्रूफ कर दो। कैसे करेंगे ऑन टू प्रूफ? y इक्वल टू 3 - 4x है, y इक्वल टू fx की फॉर्म में क्वेश्चन है, y इक्वल टू fx की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो x इक्वल टू gy की फॉर्म में ले आओ, x इक्वल टू gy की फॉर्म में लेके आओ और उसकी डोमेन निकालो gy की, और वही क्या होगी, फाइनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है, और रेंज को देखोगी फंक्शन की कोडोमेन की इक्वल आ रही है क्या, मतलब r के इक्वल आ रही है क्या, और अगर आ रही है तो फंक्शन हमारा ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस करना है। तो करते आ जाओ, लेके आते हैं इसको, इसको तो लेंगे, इसको तो लेंगे, तो 4x इक्वल टू हमारा 3 - y, x इक्वल टू हमारा 3 - y/4, बिल्कुल सर समझ में आ गया। जी वाई की फॉर्म में आ गया सर, बिल्कुल वाई की फॉर्म में आ गया। डोमेन क्या है, सब कुछ ले सकता हूँ, अब डिनोमिनेटर में थोड़ी है, सब कुछ ले सकता हूँ। तो मतलब मेरी रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई इसकी, आर हो गई, मतलब माइनस इन्फिनिटी से, अरे अच्छे से लिख देते हैं, आर हो गई मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी यही है, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। अरे चमक गया सबको, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो ऑन टू हो गया, 1 1 भी हो गया, तो क्या बोल दूंगा मैं, फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो चुका है। तो बाइजेक्टिव 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 बाइजेक्टिव, बिल्कुल बाइजेक्टिव। तो वही हमेशा की तरह होमवर्क पे ले जाओ उसको, होमवर्क पे ले जाओ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ डिस्कशन है, बिल्कुल अच्छे से ट्राई करो, गेम खत्म करो, उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, घर से करके आना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगर अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है इन्वर्टेबल, नहीं कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करेंगे हम, किसके बारे में, इन्वर्टेबल। पहले कंपोजिशन समझते हैं, कंपोजिशन क्या होता है। अब देखो, कंपोजिशन भी एक बढ़िया सा जूसर होता है, बढ़िया सा जूसर होता है। पहले मैंने जूसर में संतरे डाले, कुछ मिला ही नहीं, संतरे को निचोड़ के फेंक दिया बाहर, पानी मिलाया, संतरे का जूस बन गया। तो संतरे और पानी को मिला के मैंने कुछ चीज तैयार किया ना, सेम कंपोजिशन होता है। क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन में क्या करूंगा, एक जूसर के अंदर डालूंगा पहला फंक्शन, मान लो एफ एक्स इक्वल टू मेरे को दिया हुआ एक्स स्क्वायर। सुन लो पहले मेरी बात सुनो, सामने देखो सब, मजाक नहीं चलेगा क्लास में, ठीक है, बिल्कुल मजाक नहीं चलेगा, ऑफलाइन की तरह चलेंगे अपन, बिल्कुल मजाक बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। जी एक्स दिया हुआ है मेरे को, x+1, अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, हाँ ना बोलो मेरे भाई। जूसर का नाम है मेरा एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी बोलू चाहे एफ जी एक्स बोलू, बात एक ही, ध्यान से सुन लो, एफ ऑफ जी बोलू चाहे एफ जी एक्स बोलू, बात एक ही है, बात एक ही है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस एफ के अंदर जी को डाल दिया, मतलब पहले जूसर में मैंने डाला जी, फिर उस जी का जो बनाया था मैंने उसको डाल दिया एफ में, या पहले एफ डाला उसको बना के जी में डाल दिया। तो एफ ऑफ जी को मैं क्या बोलूंगा, एफ के अंदर जी डाला, तो एफ क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स जहां जहां एक्स होगा वहां वहां x+1 रख दूंगा। तो एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या हो गई, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो मेरे भाई, x+1 का स्क्वायर हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, वापस से सुन लो, कुछ भी नहीं किया, बहुत ईजी था। एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, बिल्कुल सर, एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था। कंपोजिशन बहुत ईजी सर, बहुत ईजी, जूसर ही है। इस एफ एक्स के अंदर मेरे को डालना था x+1, अबे यहाँ पर 2 होता तो 2 डाल देता, एलन होता तो एलन डाल देता, जो होगा वही डालूंगा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, सब बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या आ गई, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल सिंपल, एफ जी एक्स आ गया हमारा x² + 2x+1। अरे भाई x+1 का स्क्वायर लिखूंगा सर, आप माथा मोड़ी मत करा करो, अभी अपने क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ सकते हो आप। ये आ गया हमारा एफ ऑफ जी एक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एफ एक्स दे दो तुमको, अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर जी एक्स मैंने दे दिया आपको, x² + 1। सर अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सर अच्छा क्वेश्चन देंगे। तो सर मेरे को आप एफ ऑफ जी एक्स बता दो, सर मेरे को एफ ऑफ जी एक्स बता दो, और जी ऑफ एफ एक्स भी बता दो, दोनों बता देंगे। अरे हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, दोनों बता देंगे। अरे बताओगे नहीं बताओगे मेरे बच्चों, बताओगे, कमल सर के स्टूडेंट है, कमल भैया के स्टूडेंट है, तो बताएंगे। तो क्या बोला है, एफ एक्स के अंदर जी एक्स डालना, एफ एक्स क्या है ये, जहां जहां एक्स, अब एफ एक्स के अंदर जी एक्स डालने का मतलब क्या है, एक्स के अंदर वैल्यू डालनी होती है। मेरी बात सुनो, तुमसे मैं पूछूंगा यहाँ पे F1 बताओ, तुम क्या करोगे, sin 1 + cos 1 बोलोगे,
थोड़ी साइन की जगह 1 रख दोगे, एक्स की जगह 1 रखोगे। अबे एफ एक्स की फॉर्म में है ना, ये एफ एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की जगह 1 रखेगा ना। सेम एफ एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की जगह जी एक्स रखेगा ना। एक्स जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ जी एक्स, तो सबको ऐसे लिख। एफ ऑफ जी एक्स कैसे लिखेगा, एफ ऑफ जी कैसे लिखेगा भाई, साइन एक्स की जगह जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स, जी एक्स क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस, छोड़ दे अभी छोड़ दे, एक्स की जगह जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 है क्या, नहीं है सर, यहाँ पे नहीं है, नीचे था, यहाँ पे ही है। तो भाई ये हो गया अपना एफ ऑफ जी। यही मैं करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ। अब पढ़ाने थोड़ी आया, वन शॉट लेने आया हूँ, रिवीजन करवाने आया हूँ, समझाने आया हूँ। होमवर्क क्या करोगे, होमवर्क समझदारी दिखाओ, आंसर निकालो। होमवर्क मतलब ये नहीं क्लास के बाद, अभी पॉज करो और देख इसको, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही खतरनाक तरीके से, और इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव करना मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ सीखेंगे अपन इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव करना। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स टू वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स सच दैट जी ऑफ एफ इज आई। अबे ये तो डेफिनेशन दे दी, हम तो क्वेश्चन समझ रहे थे, अपन तो क्वेश्चन समझ रहे थे भाई, डेफिनेशन दे दी है। कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करते हैं, ये एडिटर है ना सटिया गए, एडिटर मजे लेते हैं टीचर्स के, ये कॉमेडी करते हैं। हमने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन डालना, समझा देंगे क्वेश्चन के साथ, मजा ले रहे हैं, कोई बात नहीं समझा देते। अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई। अरे यही तो चीज बताई थी, एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जी आई। तो मैं अगर इन दोनों का कंपोजिशन निकालूं, जी ऑफ एफ निकालूं, तो आई आई मतलब आइडेंटिटी, जो पहले हमने फंक्शन लिया था। मैं आइडेंटिटी मतलब समझते हो ना, आइडेंटिटी फंक्शन बड़ा है ना, अरे आइडेंटिटी फंक्शन बड़ा है ना, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स, एक्स ही होता है, ठीक है, एक्स ही होता है। और एफ ऑफ जी क्या आता है, आइडेंटिटी इन वाई मतलब वाई आता है। तो इस फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, जी को बोल दूंगा एफ का इनवर्स, ठीक है, इस जी को क्या बोल दूंगा मैं, इस जी को क्या बोल दूंगा, एफ इनवर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसके समझ में आएगा। इसको नोट कर लेना अच्छे से, नोट्स भी बना लेना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, तुमने बना रखे होंगे, फिर भी जरूरत हो, 1 महीना बचा हुआ है, बना सकते हो नोट्स। भाई अभी भी तुम थ्योरी वोरी दे तो बता दो भाई, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है अपना, फाइनली क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन एक बढ़िया सा, आ जाओ। कितने क्वेश्चन बचे, बस देख भी लेते हैं, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे। अरे बहुत बढ़िया भाई, अपना लेक्चर खत्म होने वाला है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, आ जाओ। तो एफ एन टू वाई बी फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर वाई ये दिया हुआ, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स। ओके, तो एफ डिफाइन है हमारा एन से वाई में, बिल्कुल सर डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3, मतलब वाई इक्वल टू हो गया 4x प्लस 3। चेक कैसे करेंगे इन्वर्टेबल, देख लो एक बार। अरे हाँ या ना बोलो भाई मेरे, हाँ या ना बोलो, जल्दी से देख लो एक बार, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ इन्वर्स निकालना पड़ेगा फंक्शन, और आपको पता है इन्वर्ट निकालने के लिए, फंक्शन इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको 1 1 1 2 प्रूफ करना पड़ता है। तो 1 1 1 2 प्रूफ करना हमको आता ही है, ये 1 1 1 2 तो प्रूफ कर ही सकता है, ऐसे क्वेश्चन हमने देख लिया। अब डायरेक्ट अपन इन्वर्स निकालने की सोचते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जी, एफ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, समझ लेना, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ओ एफ इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी एक्स की टर्म में भी आ जाएगी, वाई की टर्म में दोनों आ जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको आई लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल मैंने इसको आई लिख दिया है। अब देखते हैं, आ जाओ ध्यान से, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है 4x प्लस 3, ठीक है, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, इसको जी वाई की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हमको जी क्या है y की फॉर्म में आ रहा है, सब सुन रहे, ठीक है। तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको मैं x इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में लेके आ गया। अब ये इनवर्स कब होगा इसका, ये इनवर्स तब होगा जब मैं इसको एफ एक्स के अंदर पुट करता हूँ, मतलब x की वैल्यू इस एफ में डालता हूँ, तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। कैसे, ध्यान से देखो, एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स सर था, बिल्कुल सर 4x प्लस 3 था। इस x की जगह मैं ये रख देता हूँ एक बार, क्या रखूंगा 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। तो आप बोलोगे सर ये तो आएगा, हमेशा नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा, कुछ केसेस में आएगा, ठीक है। 4 से 4 गया, वाई माइनस 3 प्लस 3, आंसर क्या है वाई, आइडेंटिटी ऑफ वाई आई वाई। तो मैं क्या बोल दूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं,
अभी नहीं, ठीक समझ में आया? जैसे ये हो रहा है वैसे हमको जी ऑफ एफ भी करना है प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्टेबल, क्या बोल दूंगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। और फंक्शन अगर इन्वर्टेबल हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे पेज पे लिखते हैं, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पर ये इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स भी लिखना था अपन को, एफ इनवर्स एक्स क्या आया था अपना, एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर। तो एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स, अपन देखो कंफ्यूज मत होना, एफ इनवर्स एक्स लिख रहे हैं ना इसलिए, और इसको क्या बोलते हैं अपन, वाई बोल रहे थे, सॉरी वाई, एफ इनवर्स बोल सकते हैं अपन, है ना। इसी को अपन एफ इनवर्स एक्स बोलते थे। एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं ना इसलिए, फंक्शन एक्स की फॉर्म में, इसलिए एक्स की फॉर्म में लिखा है मैंने। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो वाई माइनस थ्री अपन फोर आया था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एफ इनवर्स बोल सकते हो आप, एफ इनवर्स वाई माइनस थ्री अपन फोर बोल सकते हो, लेकिन एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो एक्स, वाई की फॉर्म में लिखोगे तो वाई। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं एक बार, फिर अपना लेक्चर एंड करते हैं, हो सका तो, ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर जा चुका है ये। इफ ए इक्वल, पहला सेट दिया हुआ है उनको आर माइनस थ्री एंड बी सेट दिया हुआ है आर माइनस वन, कंसिडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गई हमारी, ए, ठीक है, यहाँ से हो गई। अब देन शोर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। तो वन वन ऑन टू प्रूव करना है अपन को, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीज डाल दी है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना। यहाँ से ये मान के चलना है और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूव करना है, तो कर लो। एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ से, सिंप्लीफाई करने का तरीका देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो वही है, बहुत से बच्चे कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, तो वो भी देख लो। एक्स वन माइनस टू, एक्स टू माइनस थ्री, अरे लाला देख लो यहाँ पे जल्दी से, इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री, एक्स टू माइनस टू, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनता है मेरा, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स, सिक्स से सिक्स उड़ गया, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू उड़ गया, ठीक है। तो माइनस थ्री एक्स वन को चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, गलती करी है अपन ने, माइनस थ्री एक्स वन है, ठीक है। माइनस थ्री एक्स वन, नेक्स्ट लाइन माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू इक्वल टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू। तो यहाँ से हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। एक्स वन एक्स टू आ गया, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन, क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, आई होप सबको क्लियर होगा। वन वन कैसे प्रूव किया अपन ने, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान के चलाया और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूव कर दिया। अब आती है बात ऑन टू की, तो फंक्शन क्या दिया हुआ था हमको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्या दिया हुआ था, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। क्या करना था, एक्स की फॉर्म में लेके आना है इसको, तो वाई को उधर ले जाओ, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन, वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन, ठीक है। ले आया इसको एक्स इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में, बिल्कुल सर जी वाई की फॉर्म में ये आ चुका है। यही प्रोसेस करना है अपन को हर एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ऑन टू प्रूव करने के लिए। अब मैंने क्या बताया था, कोडोमेन को रेंज के इक्वल प्रूव करके देखो, मतलब इसकी डोमेन निकालो। अगर इस फंक्शन की डोमेन उसकी, क्या हो रहा है, ये परेशान हो गया मैं तो यार, थ्री वाई माइनस टू, ठीक है। अगर इसकी डोमेन, इसकी डोमेन, किसकी डोमेन, इसकी डोमेन, इसकी डोमेन अगर हमारी कोडोमेन की इक्वल आ जाती है, तो क्या बोल देंगे हम कि रेंज इक्वल टू, क्योंकि इसकी डोमेन हमारी रेंज होगी, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या है, सब जगह डिफाइन नहीं है, वाई नॉट इक्वल टू वन, मतलब डोमेन क्या हो गई, डायरेक्ट मैं रेंज की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई यहाँ से,
रेंज ऑफ फंक्शन हो गई R-1। अरे R-1 हो गई। चेक कर लेते कोडोमेन क्या दी हुई है, चेक कर लेते कोडोमेन क्या दी है। कोडोमेन भी सर R-1 दी हुई है। फंक्शन हमारा यहाँ से क्या हो गया, फंक्शन भी हो गया हमारा ऑन टू। अरे आ रहा नहीं आ रहा लाला समझ में, अरे बिल्कुल आ रहा है लाला समझ में, अरे बिल्कुल आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब बात आती है सर, आपने इतना तो बता दिया, अब बात आती है हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन्वर्टेबल प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम बोलेंगे इसको इनवर्स फंक्शन है। फाइंड द इनवर्स मतलब इनवर्स है एफ एक्स इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू x-3। अरे हाँ या ना बोलो भाई, अरे हाँ या ना बोलो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अच्छा, तो अपना फंक्शन क्या बन गया है, जी वाई क्या बन के आया था, जी वाई बन के आया था, जी वाई 3y-2 अपन y-1। जी वाई क्या बन के आया था, 3y-2 अपन y-1। आपको आया समझ में, 3y-2 अपन y-1। तो एफ ऑफ जी वाई क्या, एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, उसको एक्स की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दो, जी वाई को जी एक्स बोल दूंगा मैं। एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स वहां वहां हम क्या रखेंगे, जी। तो 3 × सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, 3 एफ एक्स में क्या है एक्स, तो 3y-2 अपॉन y-1 -2 अपॉन एक्स की जगह क्या रखेंगे, पूरा जी रखेंगे। समझ में आया, जहां जहां एक्स वहां वहां पूरा जी एक्स। तो जी एक्स क्या है अपना ये, ठीक है, इसको चिपका दिया अपन ने यहाँ पे। एक्स की फॉर्म में ना भाई, एक्स की फॉर्म में लो, एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की फॉर्म में लो, 3x-2 अपॉन x-1 -2। क्या कर रहे हो लाला ये, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 3x-2 अपॉन x-1 -3। अरे आया नहीं आया सबको समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया सबको, बिल्कुल सर सबको समझ में आ गया। सॉल्व कर दो इसको बस, 3x-2 एलसीएम ले लिया, -2 + 1 अपॉन x-1। आ रहा है सबको समझ में, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं जो अपना एक्चुअल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है अपन। तो यहाँ से 3x-2 माइनस 3x + 3। अरे चमक गया नहीं चमक गया, बिल्कुल सर चमक गया, आ रहा है सबको समझ में। सॉल्व कर दिया इसको, 3x - 3x कट गया 3। ये नहीं कटा सर, ये नहीं कटा सर, सभी काट दोगे तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बच गया, ऊपर सर बच गया x + x-1। नीचे क्या बच गया सर, नीचे बच गया हमारा, पूरा ही कट गया, ये तो पूरा ही कट गया। नीचे क्या बच गया हमारा, नीचे बच गया सर, नीचे 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 1 बच गया, नीचे बच गया हमारा 1। कुछ ऊपर गलती हुई है, कुछ गलती हुई है अपने ऊपर, -2 था सर, माइनस माइनस प्लस, ये अपना बचना चाहिए था बिल्कुल x, तो हमारा बच गया x। तो इसका मतलब f ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ गई सर आइडेंटिटी ऑफ x। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, f इज इन्वर्टेबल। आया सबको समझ में, यही प्रूव करना था, x इज इन्वर्टेबल। और अगर f इन्वर्टेबल हो गया तो हमारा ये फंक्शन, ये क्या हो गया हमारा, सॉरी ये क्या हो गया हमारा, इन्वर्स हो गया। तो इसको इन्वर्स की फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है, क्या लिख दूंगा मैं सर, एफ इन्वर्स हमारा क्या हो गया, 3x-2 अपॉन x-, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इजी था, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था। इन्वर्स निकालना भी हम सीख चुके हैं, सब कुछ हम सीख चुके हैं, पूरे इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में भेजो, आंसर मिलेगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप होमवर्क में करके आओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है। तो जय सिया राम, राम राम, चलते हैं, लेक्चर को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो सब बने रहो, और भी क्वेश्चन, और भी सीरीज आने वाली है हमारी, और भी लेक्चर होने वाले हैं, जो बायो से, बायो वाली में हम पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर आने वाले हैं। तो बाय बाय।